Jai Hind, my champion. This is your English mentor Sagar sir, and today's topic is of syntax lecture 2, in which we are going to discuss some PYQs with rules and concept. तो मेरे बच्चों, आज हम लोग सिंटैक्स के ही दूसरे लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ और PYQs को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके रूल्स और कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, तो आज हमारा सिंटैक्स का लेक्चर 2 होने वाला है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आगे वाली हम स्लाइड्स पे चलते हैं। तो ये रहे आपके सामने आपके PYQs सिंटैक्स के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें आपको एरर ढूंढना है और उस एरर को ढूंढने के बाद में आपको गलती जहां पर है उसको सही करना है। तो मेरे बच्चों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आपको पता ही है इंग्लिश 22 सागर सर, इट मींस भैया 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 ये क्या हो गया है ना, ये क्या हो गया। तो ये जो सागर सर हैं वो मैं ही हूँ भैया, है ना। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्या पहला क्वेश्चन है, देखते हैं भाई हम पहले क्वेश्चन को क्या है। कह रहा है ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, और ये आया कब है, 2022 और EF सेट में आया था ये क्वेश्चन। अब एक बार आप लोग कमेंट में इसका क्या आंसर होगा वो आप लोग टाइप करके बताएं, सही करके अपने अकॉर्डिंग आप लोग सभी सही करिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर मैं तो आंसर आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको चलता हूँ, अब आंसर बता ही देता हूँ, थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में, है ना, आपको आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। आप लोगों ने कर लिया होगा, अपना आंसर बना लिया होगा, तो अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, इसके साथ में आपका मॉडल वर्ब कुड नॉट लगा है, कोनो दिक्कत नहीं है, और निगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर एक वर्ड आया है सिक्योर पासिंग मार्क्स। अगर देखा जाए ना, ये कुछ डिस्क्रिप्शन कुछ किताबों में मिलता है कि ये जो सिक्योर वर्ड है, यहाँ पर अगर आप स्कोर कर देते हैं तो ये सेंटेंस का आंसर जो है सही हो जाता है। लेकिन ये केवल क्लास 12th स्टैंडर्ड तक इसका जो ये आंसर है सही माना जाता है। लेकिन अगर जब आप हायर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें यहाँ पर जो आगे 2 वर्ड्स लिखे हैं पासिंग मार्क्स, यहाँ पर जो एक वर्ड पासिंग दिया गया है ना, ये अपने आप में सुपर फ्लॉज हो जाता है। सुपर फ्लॉज क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सुपर फ्लॉज का मतलब बेटा क्या होता है, पहले आप लोग समझ लीजिए। सुपर फ्लॉज, सुपर फ्लॉज क्या होता है, आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, समझ पा रहे हैं दोस्तों। जब हम किसी भी सेंटेंस में फालतू के शब्द को यूज कर देते हैं जिनका कोई अपने आप में मीनिंग नहीं होता या फिर वो गलत होते हैं, ठीक है, तो उनको हम सुपर फ्लॉज कह देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर एक्चुअली इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, जो पासिंग मार्क्स यहाँ पर लिखा है वो अपने आप में एक नॉन डिक्शनरी वर्ड है। पासिंग मार्क्स जैसा कोई वर्ड होता है नहीं, होता क्या है पास मार्क्स। तो यहाँ पर अगर एक तरीके से तो आप ऐसे सही कर सकते हैं कि जहां सिक्योर लिखा है वहां पे स्कोर कर दें। अगर आप सिक्योर को वही सेम रहने देना चाहते हैं तो जो यहाँ पर पासिंग मार्क्स लिखा है, यहाँ पे पासिंग को हटा करके पास मार्क्स भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आंसर आप सही कर सकते हैं। तो एक आंसर इसका क्या हो सकता है, ही कुड नॉट स्कोर पासिंग मार्क्स, एक आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप 12th स्टैंडर्ड तक ये आंसर आपका सही माना जाएगा कि पासिंग मार्क्स भी कर देते हो और सिक्योर के प्लेस पर स्कोर कर देते हो तो आपका सही है, ठीक है। अगर आप थोड़ा ऑथेंटिक आंसर देना चाहते हैं, थोड़ा बढ़िया वाला आंसर देना चाहते हैं, तो आप बेटा आंसर कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स होता है अपने आप में ये पासिंग वर्ड सुपर फ्लॉज हो जाता है। तो यहाँ पर सही वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, पास, है ना। तो यहाँ पर आप पास वर्ड यूज कर सकते हैं। तो भैया सही आंसर इसका क्या हो जाएगा,
ही कुड नॉट, ही कुड नॉट, ही कुड नॉट सिक्योर को यहाँ पर इस वाले मेथड में सिक्योर ही रहने देंगे, और जो पासिंग मार्क्स दिया गया है उसको हम पास मार्क्स कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से आंसर सही कर सकते हैं। तो आपका दोनों आंसर सही है, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक आंसर जो है वो दूसरा वाला है कि ही कुड नॉट सिक्योर पास मार्क्स, क्योंकि पासिंग मार्क्स जैसा कोई वर्ड होता नहीं, पास मार्क्स होता है। ठीक है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड तक चाहते हैं कि केवल 12th स्टैंडर्ड तक सही रहे और हमको बस केवल अपने एग्जाम ओरिएंटेड देखना है, तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, ही कुड नॉट, सॉरी, ही कुड नॉट स्कोर पासिंग मार्क्स, है ना, है कि नहीं? तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पर साथ में कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं, तो आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये पास लिखा है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी टू सी यू। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 जेसेक में, और ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा गलत था और मैंने इसको एकदम सही टाइप कर दिया है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पर इस क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे हैप्पी के पहले टू दिया गया था क्वेश्चन में। सही क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम में वो ये दिया था, तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था पीपीटी बनाते समय। तो क्वेश्चन आपका क्या है, आई एम टू हैप्पी टू सी यू। अब देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक वर्ड होता है टू और एक होता है वेरी। अगर मान लीजिए कि मैंने कोई वर्ड है, जैसे मैंने लगाया कि टू, मैंने जैसे कह दिया टू हैप्पी, ठीक है, टू हैप्पी। अब टू हैप्पी का मतलब जब आप किसी को टू हैप्पी कह दे रहे हैं कि जब टू लग जाता है किसी भी वर्ड के पहले या किसी एडजेक्टिव के पहले, तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि कोई भी चीज आवश्यकता से ज्यादा, अब आवश्यकता से ज्यादा कोई चीज है तो वो नेगेटिव सेंस दे देती है ना, तो निगेटिव सेंस दे देती है। तो यहाँ पर टू हैप्पी का मतलब हो जाता है आवश्यकता, आवश्यकता, सॉरी, आवश्यकता से ज्यादा खुश। अब आप आवश्यकता से ज्यादा खुश होंगे तो नेगेटिव सेंस में आ जाएगा। अब यहां पर जो हैप्पी वर्ड दिया गया है, इसके पहले भैया वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी ज्यादा सही है, वेरी हैप्पी ज्यादा सही है, क्योंकि इसका मतलब होता है गुड अमाउंट, गुड अमाउंट। गुड अमाउंट मतलब कि आप पॉजिटिव सेंस में हंस रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं हंस रहे हैं कि वो नेगेटिव सेंस में चला जाए। आप कभी कभी किसी क्लास में हो और आप हंस रहे हो तो क्या रावण की तरह हंस रहे हो भाई, है ना, तो इतना तेज थोड़ी ना हंसा जाता है, एक लिमिट में। तो कहने का मतलब इतना ज्यादा भी नहीं हंसिए कि निगेटिव में चला जाए, है ना, तो इतना भी ज्यादा भी खुश ना हो जाइए कि जो निगेटिव सेंस में चला जाए, है ना। तो यहाँ पर वेरी हैप्पी ज्यादा, या फिर एक इसका एक रेफरेंस और मिलता है कि जिट्टू जो यहाँ पर ये दिया गया है, ये एक एडवर्ब होता है, ठीक, और ये जो एडवर्ब है ये निगेटिव एडजेक्टिव के पहले आता है। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के पहले टू आता है, और जो प्लीजेंट एडजेक्टिव होता है, प्लीजेंट एडजेक्टिव, प्लीजेंट एडजेक्टिव, जो प्लीजेंट एडजेक्टिव होता है उसके पहले वेरी लगता है। मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो पॉजिटिव सेंस को, जो अच्छे एडजेक्टिव होते हैं ना, जो गुड सेंस को रिफर करते हैं, उनके पहले हम क्या लगा सकते हैं, वेरी, और जो नेगेटिव सेंस को रिफर करते हैं उनके पहले टू लगता है। जैसे वीक, वीक का मतलब नेगेटिव सेंस है ना, तो वीक के पहले आप टू लगाएंगे, लेकिन जैसे हैप्पी तो एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो इसके पहले हम वेरी लगाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे ये जो टू वर्ड है, टू नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए, वेरी। तो इसका जो अगर राइट आंसर अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई एम, सॉरी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी
टू सी यू। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हो जाएगा, है ना। तो आपको रेफरेंस मैंने समझा दिया, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, पहले आई एम हैप्पी टू सी यू जो लिखा था वो एक्चुअली मैंने गलत क्वेश्चन टाइप कर दिया था। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था क्वेश्चन, आई एम टू हैप्पी टू सी यू। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था, कौन से सेट में, 222 ईजेड में, है ना, ईजे में। तो अब यहाँ पे इसका जब आंसर हम सही करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, जो टू होता है वो हैप्पी के पहले आएगा, तो इसका मतलब वो आवश्यकता से ज्यादा खुश है। अगर हम वैसे हैप्पी वर्ड के पहले वेरी लगाएंगे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कोई भी इंसान होगा अगर वो खुश है तो एक ठीक ठाक अमाउंट में खुश होगा। तो ये प्रेफरेंस और मैं दे रहा हूँ कि जो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव होते हैं, जो निगेटिव सेंस को कन्वे करते हैं, उनके पहले हम टू लगाते हैं, और जो प्लीजेंट एडजेक्टिव होते हैं जिनका पॉजिटिव सेंस होता है उनके पहले वेरी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ज्यादा का सेंस है तो आप निगेटिव एडजेक्टिव के पहले टू लगाएं, अगर जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं उनके पहले वेरी लगाएं। तो यहाँ पर आपका जो वेरी होगा वो ज्यादा सही माना जाएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप उसमें देखिएगा कि जो एडजेक्टिव है उसके पहले जो वेरी या टू आया है, अगर आपका जो वर्ड है एडजेक्टिव, अगर उसके पहले टू आया है, अगर वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो वहां टू हटाकर वेरी लगाए, अगर निगेटिव है तो वेरी हटा करके वहां पे टू लगा देना है, ठीक है। समझिएगा ये क्वेश्चन। अब आगे क्या कहा जा रहा है, ही ट्रीटेड मी एज इफ ही वॉज अ किंग। अब एक चीज आप समझिए कि होता क्या है, होता क्या है बेटा इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में जब कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक यही मैं समझा दे रहा हूं, जैसे आई विश हो जाए और एज इफ हो जाए, अगर ये किसी भी सेंटेंस में यूज हुआ है तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बताता है, और ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं एक टाइप के, जिसमें इमेजिनरी कंडीशन के बारे में बताया जाता है, जिसमें इमेजिन किया जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जब कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस में ऐसे कुछ फ्रेजेस आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि इनके बाद जो सेंटेंस दिया रहता है उसमें चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आए चाहे प्लूरल सब्जेक्ट आए, उसके साथ में हम वर लगाते हैं। जैसे कहा जाता है ना, अगर मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, है ना। तो अब यहाँ पर आई को तो वैसे सिंगुलर माना जाता है तो वर लगना नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जो कि इमेजिनरी है, तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वो मुझे ऐसा ट्रीट करता है कि वो राजा हो, मतलब वो राजा है नहीं, वैसा अपने आप को यहाँ पे उसको ट्रीट किया जा रहा है, मतलब उसको बताया जा रहा है, एक सिचुएशन जनरेट की जा रही है कि वो जैसे किंग हो। तो यहाँ पर जब ऐसा कुछ देखने को मिले ना एज इफ या आई विश के साथ में, तो यहाँ पर चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, आपको यहाँ पर एस एच वी ना लगा के प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ना कि वाज होगा, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब एक तरीके से कह सकते हैं काल्पनिक स्थिति जब आएगी, तो एज आए चाहे आई विश आए, तो आपको क्या करना है, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हों, जितने भी सब्जेक्ट हों उनके साथ में क्या लगाना है आपको, वर, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर। तो क्या हो जाएगा, ही ट्रीटेड मी एज इफ ही वर अ किंग, है ना, कि वो ऐसे ट्रीट करता है, वो ऐसे दिखाता है, मतलब मेरे सामने ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि वो राजा हो, एक्चुअल में वो राजा नहीं है, एक कल्पना है कि हो रही है ना। तो इस तरीके की जब सिचुएशन आए तो आप समझ लीजिए, अगर एज इफ, अगर आपको आई विश वगैरह या वुड दो भी एक होता है ना, तो ऐसे ही एज दो हो गया, अगर ये सारे वर्ड्स हैं जब कभी आपको देखने को मिलेंगे तो इनके साथ में आपको समझ लेना है बेटा कि क्या, आपको कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ में वर लगा देना है, क्योंकि ये काल्पनिक सिचुएशन होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपका ये जो सॉरी ये जो इतना रेफरेंस था ये पहले क्वेश्चन का था, और ये जो कॉन्सेप्ट है भैया इतना, ये जो इतना कॉन्सेप्ट है, सॉरी क्या हो गया ये, है ना, ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो बेटा अब आ जाते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस पे, इसमें दिक्कत क्या है, अब करते हैं हम लोग
कौन सा क्वेश्चन, 4th, 5th एंड 6th। इनमें क्या है, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं पहले। क्या है इस क्वेश्चन में, ही हैज रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे, 2023 में आया है भैया। इसमें सेट हमने आपको नहीं बताया कि कौन से सेट में आया है, तो क्या ही कर सकता हूं मैं, ठीक। तो कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार, चलो कोई दिक्कत नहीं उससे हमको। चलो अब यहाँ पे कह रहा है ही हैज रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे। अब यहाँ पर इसको हमको सही करना है, ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है हमको। किससे रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है बेटा। कह रहा है कि ही हैज रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे। अगर मैं हैज को देखता हूं तो एस्टरडे को चेंज करना पड़ता है, अगर एस्टरडे को यहां देखता हूं तो हैज को हटाना पड़ता है। अगर मैं हैज को देख रहा हूं तो एस्टरडे के साथ में कुछ करना पड़ रहा है, अगर एस्टरडे को देख रहा हूं तो इसके साथ कुछ करना पड़ रहा है। तो करेंगे किसके अकॉर्डिंग, तो एक चीज आप ध्यान रखिए, हमेशा अगर टेंस वाले सेंटेंस दिए गए हैं तो उनमें हमको टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है टेंस। तो जो यहाँ पे कीवर्ड्स दिए होते हैं टाइम वर्ड, जैसे अगर एस्टरडे दिया गया है, एस्टरडे, या फिर आपको दिया गया है लास्ट, अगर कभी लास्ट देखने को मिल जाए, लास्ट वीक या ऐसे समथिंग कुछ, और एगो, ये सारे जो वर्ड है ना, ये पास्ट इंडिफिनिट के कीवर्ड है। अगर ये कभी भी सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडिफिनिट में होगा। तो अब यहाँ पर एस्टरडे के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, क्या ये अगर ऐसा कुछ लास्ट में देखने को मिले सेंटेंस के, तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो किसमें रहेगा, पास्ट इंडिफिनिट में, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस के ही क्या है, ये कीवर्ड्स है बेटा। तो यहाँ पर आप एस्टरडे के अकॉर्डिंग क्या करोगे, इसको चेंज कर दोगे। तो कहने का मतलब यहाँ से हैज हट जाएगा और ये पास्ट इंडिफिनिट बन जाएगा। तो पास्ट इंडिफिनिट में लगता क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो रिसीव्ड अपने आप में खुद ही सेकंड फॉर्म है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब हैज हटा देंगे तो अपने आप में ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ही रिसीव्ड, ही रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे। समझ में आया, इसका आंसर ये हो जाएगा बेटा, समझ में आया है ना। क्यों, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जो टेंस होता है, टेंस जो होता है, टेंस हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग, टाइम, है ना। टाइम के अकॉर्डिंग जो होगा टेंस चेंज होगा, लेकिन जो टेंस होगा वो कभी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चेंज। क्या मतलब, मैंने उल्टा बता दिया ना, कि आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है बेटा, कि आपको हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को चेंज करना है। बस समझ में आई बात। हाँ, तो जो जो आपका टाइम क्या है यहाँ पे भाई, टाइम तो आपका एस्टरडे है ना, तो एस्टरडे के अकॉर्डिंग ही तो चेंज करोगे ना आप इसको। तो एस्टरडे को मैंने बताया ही, आपका पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें जो ये कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे आपको अगर किसी भी सेंटेंस में, तो आपको उसको क्या बना देना है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बना देना है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना देना है। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन है हमारा भाई, पांचवा है, पांचवा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एक्चुअल में इसमें है क्या, पढ़ते हैं थोड़ा समझते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो बेटा दिया गया है द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। तो यहाँ पे एक चीज पहले आपको लेस्ट का मैं मीनिंग समझाना चाहूंगा। लेस्ट का मीनिंग होता क्या है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। अब एक चीज आप समझो, जब लेस्ट के मीनिंग में ही ना वर्ड आ रहा है तो इसके बाद जो सेंटेंस आ रहा है क्या उसमें नॉट लगाना उचित है क्या? जब लेस्ट के मीनिंग में ही ना है तो जो उसके बाद वाला सेंटेंस आ रहा है उसमें कभी नॉट नहीं लगेगा। एक चीज ध्यान रखना है, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के क्वेश्चन में लेस्ट आया हो तो लेस्ट के बाद वाले सेंटेंस में कभी भी आपको नॉट देखने को नहीं मिलेगा, केवल आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, शुड देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद भी जो वर्ब वगैरह होगी उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट अपने आप में सुपरफ्लॉज है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ना वर्ड जो है वो इसी में इन्वॉल्व है ना, तो कहने का मतलब इसलिए हमको यहाँ पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, द
बॉय टोल्ड अ लाई, द बॉय टोल्ड अ लाई, है ना, लेस्ट ही शुड, अब यहां नॉट नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि मैंने कहा लेस्ट के मीनिंग में ही ना आता है, और बी पनिश्ड, है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आपको रेफरेंस क्या है, कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत यहाँ पर नॉट नहीं लग रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक बार इसको देख लें अच्छे से कॉन्सेप्ट और समझ लें बेटा, है ना, फिर उसके आगे हम 6th वाला सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आई होप आपने कॉन्सेप्ट वगैरह देख लिया होगा। अब हम चलते हैं किस पे, 6th वाले क्वेश्चन में धमाल मचाते हुए चलते हैं भैया। 6th वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है ना, तो आप समझिएगा ये दिया किसमें गया है, 2023 एएस ये सेट का नाम है, और ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। कहा जा रहा है होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, ठीक है, कोरोना से सफर कर रहा था, सभी देश सफर कर रहे थे जब कोविड-19 था। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है भैया होल इंडिया के साथ में। एक चीज आप समझिए कि जो होल इंडिया, जो अगर कोई कंट्री है, एक चीज समझो, अगर कोई कंट्री अकेले आता है तो उसके पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते, आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। तो अगर इसके पहले होल आ रहा है ना, होल वर्ड आ रहा है, तो एक तरीके समझिए कि पूरे इंडिया को एक इंटीग्रेटेड सेंस में दिखाया जा रहा है, पूरा कंप्लीट के सेंस में दिखाया जा रहा है, तो इसलिए अपने आप में एक स्पेसिफिक सेंस जनरेट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम होल के पहले द वर्ड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, द। ये होल इंडिया को स्पेसिफिक बनाने के लिए यहाँ पर द लगेगा, ठीक है, थोड़ा टफ है ना, फिर से समझिएगा। वैसे केवल इंडिया आता तो उसके पहले हम द नहीं लगाते, क्योंकि कंट्री के पहले द नहीं लगता, लेकिन इसके पहले होल आ रहा है, तो होल इंडिया अपने आप में, क्या पूरे भारत की बात हो रही है, तो अपने आप में वो एक स्पेसिफिक सेंस में इंटीग्रेटेड कंट्री की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए इसके पहले द लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा भैया क्या हो जाएगा, द होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, सॉरी, कोरोना, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो आपने देख लिया कि कैसे ये चौथा, पांचवा, जो छठवां क्वेश्चन था इसका आंसर क्या होगा, है ना, और इसमें हमने कॉन्सेप्ट भी देख लिया। और लेस्ट वाला ये ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर लेस्ट किसी भी सेंटेंस में आए तो आपको ध्यान रखना है, लेस्ट के बाद आने वाले सेंटेंस में कभी भी नॉट नहीं लगता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलो। अब यहाँ पर आपके सामने और थोड़े इजी से क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इनको हम डील करते हैं आपके साथ में कि इनका आंसर क्या होगा, है ना बच्चा। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। जो आपका ये 7वां क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखकर कमेंट में टाइप करें तो आप लोग बच्चा थोड़ा, फिर उसके बाद में हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा, है कि नहीं। एकदम मस्ती के साथ पढ़ाई करो, बोरियत के साथ में नहीं, है ना, एकदम। क्योंकि आप देखो क्या है कि डायरेक्ट आप रूल्स पढ़ नहीं रहे हो, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हो, तो थोड़ा टफ लग सकता है आपको, है ना। तो भैया परेशान नहीं होइए, आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही चीजें क्लियर होती चली जाएगी। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिए गए, माई हेयर इज ब्लैक, अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, माई हेयर इज ब्लैक। अब एक चीज देखें, ये जो सेंटेंस है ना, इसमें एक वर्ड दिया गया हेयर, जो कि बहुत ही खुराफाती वर्ड है, और इसको क्या है ना, अनकाउंटेबल नाउन भी मान के चला जाता है, और कुछ सेंस में इसको प्लूरल नाउन भी मान लिया जाता है। जब ये प्लूरल नाउन के रूप में ट्रीट किया जाता है तो इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, अगर ये अनकाउंटेबल होता है तो इसके साथ में SHV लग जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब यहां पर अगर हम एक सेंस में देखें ना, तो ये सही भी है, ये आंसर अपने आप में सही भी है, लेकिन अगर इसको हम, ये जो, सॉरी, जो यहाँ पर हेयर वर्ड दिया गया है, अगर इसको हम प्लूरल
नाउन मान के चलें, अगर इसको हम प्लूरल नाउन मान के चलें तो बस यहाँ पर थोड़ा हेल्पिंग वर्ब वाला इशू है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए आर। तो कहने का मतलब इसमें जो आंसर है ये वाला आंसर भी सही है, माई हेयर इज ब्लैक, तो ये वाला आंसर भी सही है और ये वाला आंसर भी सही है, माई हेयर आर ब्लैक। एक चीज याद रखना है कि हेयर वर्ड में कभी भी एस वगैरह लगाने का हिमाकत ना करें, है ना, कभी भी इसका प्लूरल बनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये अपने आप में खुद ही प्लूरल ट्रीट किया जाता है और कभी कभी तो अनकाउंटेबल भी ट्रीट किया जाता है, दोनों सेंस में। अभी एक्चुअल में मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जब हेयर को अनकाउंटेबल के सेंस में यूज करते हैं तो इसका अलग थोड़ा सेंस आता है, और प्लूरल में यूज किया जाता है तो थोड़ा अलग सेंस आता है, इसको हम लोग कभी अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये जानिए कि इसको अनकाउंटेबल मानेंगे तो हम इस भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन दिया था वो भी सही था, लेकिन अगर उसको आप सही करना चाहें तो आप आर लगा करके सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। एक चीज समझिए, अगर हम बात करें बात करें यहाँ पर क्या दिक्कत है, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। अगर पुअर को अगर हम देखें तो पुअर अपने आप में एडजेक्टिव होता है, अब एडजेक्टिव का तो प्लूरल बनता नहीं है कि नहीं? तो यहां पे एक चीज आप समझिए, कभी भी यहां पर ही गलती है, ये पुअर्स नहीं होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिए, अगर कोई एडजेक्टिव है और उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, दा, क्या लगा देते हैं, दा। अगर वो पॉजिटिव डिग्री में, कोई एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में है और उसके पहले दा लग जाता है तो वो एक कम्युनिटी, एक समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? समुदाय को। जैसे अगर ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ ऑनेस्ट लिखा, ठीक है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैंने इसके पहले दा लगा दिया, अगर इसके पहले मैंने दा लगा दिया तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे? जब किसी एडजेक्टिव के पहले दा लग जाता है तो उसको प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट किया गया तो इसके साथ में हमेशा पीएचवी आता है। क्या? पीएचवी। और पीएचवी कब आएगा? जब ये दा प्लस एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तब। एक चीज ध्यान रखना, ये जब दा प्लस ऑनेस्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जब यही सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसके साथ में आपको क्या करना है, पीएचवी लगाना है ना, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो एक्चुअली में ये होता तो एडजेक्टिव के पहले दा लगता है, लेकिन जब इसको पूरा इंटीग्रेटेड सेंस में ले लेते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ईमानदार लोग। क्या हो जाता है? ईमानदार लोग। समझ में आई बात? तो किसी भी एडजेक्टिव के पहले दा लगाने से वो उसकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे द ऑनेस्ट, अगर द रिच मैंने बोला तो इसका मतलब अमीर लोग, अगर द पुअर बोला तो इसका मतलब गरीब लोग, ना कि भैया कुछ और इसका सेंस आएगा। तो एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं लगता, और यहाँ पे द पुअर खुद ही अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन माना जाएगा। तो इस तरीके से ये सही हो जाता है। अब यहाँ पर इस आंसर को अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया क्यों यहां पर भैया पुअर्स नहीं होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और जब एडजेक्टिव के साथ में दा लग जाता है तो वो खुद ही प्लूरल माना जाता है मेरे दोस्त। तो भाई रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, ऐसे। अगर आप इसको चाहो तो यहां से मैन हटा के केवल इसको द रिच कर दोगे तो उसके मीनिंग में खुद ही अमीर लोग आ जाएगा, है ना। तो आप इसको इस तरीके से भी सही कर सकते हो, सॉरी, द रिच शुड हेल्प द पुअर। समझ में आया? तो इस तरीके से आप समझ लीजिए।
मतलब पहला वाला आंसर भी अगर आप रिच मैन में कुछ चेंज नहीं करना चाहते तो ऐसे करके ये द पुअर वाले को सही कर दो। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर मैन ना लगाएं, हम केवल रिच के साथ में दा लगा दें, तब भी आपका सही हो जाएगा। जब आप मैन क्यों नहीं लग रहा है द रिच के साथ में, क्योंकि द रिच में ही उसका मीनिंग इंक्लूड है अमीर लोग, तो यहाँ पर मैन लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप इन दोनों तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हो। तो इस तरीके से सिंटैक्स का आंसर बना सकते हो। अब चलो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, 9th वाला क्वेश्चन। इसमें 2023 में ये बेटा क्वेश्चन पूछा गया है जेडएक्स सेट में, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अभी कल के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सीप और डियर का प्लूरल भी सीप एंड डियर ही होता है। तो कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, तो इसलिए यहाँ पर नहीं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर भैया एस नहीं लगेगा क्योंकि सीप का प्लूरल भी सीप ही होता है। तो क्या हो जाएगा, सीप आर, सीप यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन माना जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर पीएचवी लग जा रहा है। और ग्रेजिंग यहाँ पर अपने आप में सही है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है और फील्ड में चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन द फील्ड आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको हो सकता है थोड़ा बहुत परेशानी हो जब आप लेक्चर को देखें, लेकिन आप कंसंट्रेटली एक बार देखिए, क्योंकि अगर आपको थोड़ा, मुझे जहां तक लगता है, अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हैं अगर आपको केवल हलवा ही लग रहा है तो फिर वो मुझे नहीं समझ में आता कि वो आपके काम का है। थोड़ा आपको चीजें टफ लगनी चाहिए, है ना। अगर आपको सारी चीजें आ ही जा रही हैं तो इसका मतलब थोड़ा दिक्कत है आपको, है ना। आपको थोड़ा टफ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमेशा चीजें आपको आसान ही नहीं मिलेंगी, बहुत टफ टफ चीजें मिलती हैं आगे चलकर आपको। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो हमारे पास में ये 3 जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, है ना। अब इन्हीं को हम लगाने के बाद में आपसे और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। चलो यहाँ पे दिए गए, डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क। आपको मैंने एक चीज का जिक्र किया था बेटा पिछले वाले लेक्चर में। वो लेक्चर में क्या डिस्कस किया था मैंने आपसे कि भैया कुछ वर्ड्स क्या होता है अपने साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है, तो उनको रट्टा मारना पड़ता है। तो यहाँ पे डू यू सही है, टेक भी सही है, प्राइड भी सही है, योर वर्क भी सही है, प्रॉब्लम ऑफ में है। क्यों भैया, क्योंकि जो प्राइड वर्ड है ना, जो प्राइड वर्ड है ना, अपने साथ में हमेशा इन ले लेता है। क्या ले लेता है, इन। तो रट्टा मारो कि प्राइड के साथ में क्या लगता है, इन लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेटा प्राइड लिखा है, थोड़ा हैंड राइटिंग बहुत वीआईपी है मेरी, इसलिए समझ में नहीं आता, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बन जाएगा, डू यू टेक प्राइड। अब देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा गुरुजी मजाक उजाक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है। अब बेटा क्या करें, हम डांस वांस कर दें इसी में, है। तो अब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा बोरियत महसूस होनी चाहिए, है ना। नहीं तो आप इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो कोनो दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बोर होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैं ये बॉक्स में बना दे रहा हूँ। याद रखना है आपको कि प्राइड के साथ में हमेशा इन लगता है। क्या लगता है, इन, ठीक है। और बढ़िया नहीं, ऐसे मुक्का मार देंगे ना, ऐसे नाक टूट जाएगा। और कमेंट वगैरह करते रहिए, और जो क्वेश्चन है उसके अपने आप से भी आंसर बनाइए, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है ना। तो भैया आप लोग भी आंसर कुछ बनाइए ना, कुछ क्वेश्चन तो वैसे ही है दोस्त। अब चलो, पुअर आर ऑनेस्ट, पुअर आर ऑनेस्ट। अब आप एक चीज मुझे बताइए, जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड हो सकता है। तो सब्जेक्ट की जब बात आती है ना दोस्त, तो या तो नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है या तो प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे तो कुछ घपलाबाजी हो रही है। ये जो पुअर है, पुअर तो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को कैसे बना दिया गया है यहाँ पर सब्जेक्ट, है कि नहीं। तब तो यहाँ तकलीफ है भाई। तो एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो भी एडजेक्टिव है अगर उसको नाउन बनाना चाहते हैं, है ना, नाउन बनाना चाहते हैं, तो उसके पहले दा लगा देंगे, वो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। उसको नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है आगे आप समझेंगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो इसको फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन मान लिया जाता है। जब प्लूरल मान लिया गया तो ये पीएचवी लगेगा। अभी पीछे हम कॉन्सेप्ट बताए थे, जब एडजेक्टिव के पहले दा लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है,
प्लूरल काउंटेबल नाउन और उसके साथ में फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। समझ में आई बात? ये अपने आप में खुद ही प्लूरल माना जाता है, इसमें ऐसे लगाने की जरूरत नहीं कि द, जैसे जब अगर ब्यूटीफुल मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब सुंदर, लेकिन द ब्यूटीफुल कह रहा हूं मतलब द ब्यूटीफुल मतलब जितने भी सुंदर लोग हैं उन सब की बात हो जा रही है इसमें, ठीक है। तो पूरे सुंदर लोग है ना, ऑल ब्यूटीफुल पीपल की बात हो जा रही है ना, तो इसके मीनिंग में ही पीपल आ जाता है। तो कहने का मतलब पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, तो इसलिए भैया इनको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन मान के चलते हैं और इसके साथ में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, है ना। तो इसमें घबराइए नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो इसको क्या करेंगे भैया, इसका आंसर बन जाएगा द पुअर, द पुअर, और द पुअर का मीनिंग हो जाएगा गरीब लोग, सॉरी अमीर लोग नहीं, क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, गरीब लोग। और उसके बाद में आर लगाएंगे और अपने आप में ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही है और सही है। और यहाँ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब एक लोग कह रहा हूं, अब आप लोग कहेंगे कि सर ऑनेस्ट के पहले क्यों यहाँ पर आपने दा नहीं लगाया, इसको भी तो हम कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ना ये पुअर लोगों की स्टेट को बताया जा रहा है जो कि इनकी क्वालिटी है, इसलिए यहाँ पर हमको दा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये कम्युनिटी के रूप में रिप्रेजेंट करना होता तब तो हम दा लगा देते। एक्चुअली इसकी एक स्टेट बताई जा रही है कि क्वालिटी बताई जा रही है पुअर लोगों की, तो कहने का मतलब यहाँ पर हम दा और एन वगैरह कुछ लगाएंगे नहीं। अब दा पुअर एन ऑनेस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए जो एडजेक्टिव होता है वो प्रेडिकेटिव मोड में आता है तो उसके पहले कोई किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, बढ़िया से उसमें हम समझाएंगे, ठीक है। तो अब बढ़ जाते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चन पे। भाई ये बार बार क्या ये ड्रामा हो जा रहा है इसमें, चलो लीव दैट। नाइदर फूड नॉर वाटर आर गिवन टू मी यस्टरडे, और ये क्वेश्चन किसमें आया है भैया, 2024 डीवाई में, 2024 डीवाई में ये प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पर एक चीज आप समझिए, कंजंक्शन का एक बहुत बड़ा फंडा है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, कंजंक्शन का थोड़ा एक फंडा मैं समझाता हूँ, उसमें होता क्या है। यहां पर कुछ कंजंक्शन है जैसे नाइदर, नॉर, आइदर और, एक केवल और होता है, एक होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये इस टाइप का। तो एक चीज समझ लीजिए, यहां पर अगर कोई यस वन है मतलब सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू। तो एक चीज ध्यान रखना है, इन कंजंक्शन के साथ में कंडीशन क्या है, हमेशा जो वर्ब होती है वो S2 के अकॉर्डिंग लगेगी। किसके अकॉर्डिंग? S2, मतलब जो आपका सेकंड वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब लगाना पड़ेगा। क्यों, इसका भी मैं बता देता हूँ। ऑलवेज, यहाँ पर पहले इसको समझिए कि हमेशा जब ये चारों कंजंक्शन के साथ में 1 2 3 4, इन चारों कंजंक्शन के साथ में अगर ऐसी सिचुएशन आएगी, 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो हमेशा S2 के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। अब मैं बता दे रहा हूं, ऑलवेज, ऑलवेज यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू S2। अब ये तो कहेंगे सर आप रटा दिए, बस हो गया कि S2 है, S2 के अकॉर्डिंग वर्ब लगा देंगे। एक चीज आप ध्यान रखना है कि कंजंक्शन में होता क्या है कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। मतलब देखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। जैसे मैंने कहा, यहां पर एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, यू और आई, है ना, यू और आई हैप्पी। अब यहां पर जो यहां पर वर्ब है क्या भरना चाहिए, इज एम आर में से क्या भरना चाहिए? क्या जो यहां वर्ब आएगी वो यू के अकॉर्डिंग आएगी या आई के अकॉर्डिंग आएगी? तो यू तो यहां पर देखेंगे बहुत दूर है ना वर्ब के, यहां पर कोई वर्ब ही फिल होगी, तो वो वर्ब जो फिल होगी वो आई के ज्यादा नजदीक होगी या इसके? तो आप कहेंगे आई के नजदीक ज्यादा होगी, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, एम।
तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब के उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लग जाती है कंजंक्शन में। एक चीज ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमेशा अगर ये चारों कंजंक्शन आपको सेंटेंस में देखने को मिलते हैं तो हमेशा एस टू मतलब जो नजदीक होगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिया लगाना है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये चीज ध्यान रखना है बेटा। चलो अब यहां पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या समस्या है। नाइदर ठीक है फूड, ये आपका S1 हो गया। नॉर ठीक है, ये S2 हो गया। अब यहां पर दिया गया है वर्ब, देखते हैं क्या इसमें दिक्कत है। और यस्टरडे वगैरह अपने आप में सब सही है, ठीक है। अब यहां पर क्या मुझे यहां पर जो वर्ब है फूड के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए या वाटर के अकॉर्डिंग? तो नजदीक कौन है वर्ब के ज्यादा? तो बताइए आप लोग कौन वर्ब के ज्यादा नजदीक है, वाटर या फूड? कमेंट करिए आप लोग, है ना। तो आप देख रहे हैं फूड थोड़ा दूर है वर्ब के और वाटर जो है ज्यादा नजदीक है। तो वाटर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? वाटर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से यहाँ पे वर ना लेकर के वाज ले लेगा। समझ में आई बात? तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा मेरे बच्चे? नाइदर फूड, नाइदर फूड नॉर वाटर, वाटर was given, was given to me yesterday। आगे लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। क्या हो गया ये? चलो एक मिनट चलो। was given to me yesterday, ठीक। तो यहां पे इसका जो आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? नाइदर फूड नॉर वाटर वाज गिवन टू मी एस्टरडे। क्यों? क्योंकि नॉर के पास में जो सब्जेक्ट था, कहने का मतलब जो सब्जेक्ट वर्ब के ज्यादा करीब था उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा देंगे, ठीक है। समझ में आई बात? यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। और इसके पीछे आगे वाली स्लाइड में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है कि कैसे ये चार कंजंक्शंस हैं, इनके साथ में हम कौन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या मेन वर्ब लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि जो कंजंक्शन में नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उनके साथ में बच्चा क्या लगता है? वर्ब लगती है। कहने का मतलब जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। समझ में आया? और तो आप लोग समझदार ही हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो आ गए हैं हम अपने अंतिम पड़ाव पर। वो क्या कि भैया अगर आप लोग मेरे साथ में यहाँ तक बने रहे, सारी क्वेश्चंस को देखा कैसे सर ने अटेम्प्ट किया और आप लोग भी एकदम तल्लीनता के साथ जुड़े रहे हमारे साथ, तो आप सभी बच्चों को मेरी ओर से थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग भैया, आपने वीडियो देखा। क्योंकि क्या मैं बोलूं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना। आगे फिर क्या, एक काम और करना है आपको बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और अगर जब लाइक कर दिए हैं तो ये वाला काम भी करना है आपको, शेयर, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में पहुंचाइए हमारी वीडियो को। क्योंकि एग्जाम आने वाला है, बच्चे ज्यादा ऑथेंटिकली जो है एग्जाम की तैयारी कर सके और उनको भी कंटेंट अच्छी तरीके से मिल सके। और कैरियर एकेडमी में बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है हर एक सब्जेक्ट का बच्चों, है कि नहीं। और आके आप लोग समझदार हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग, है ना, ताकि आपको जितनी भी हमारी वीडियो आए उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए मेरे दोस्तों, है ना। और अच्छे से आप लोग हमारे परिवार कैरियर एकेडमी कुंडा के साथ में जुड़कर अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को सफल बनाएं और अच्छे अंक प्राप्त करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसकी डेट का निर्धारण हो गया है भैया, कि कब से आपका एग्जाम होना है। तो बिना मस्ती के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए भैया, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, है कि नहीं। चलो आ जाते हैं अपने लास्ट भैया स्लाइड पे। अब यहाँ पर आपको क्या बताना चाहते हैं हम, आप देखिए, यही बताना चाहते हैं बेटा कि अगर आपको ये पीडीएफ वाली नोट चाहिए ना, अगर किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट चाहिए,
क्या कह रहे हो, गोंच दिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इरेज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए ना, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्या करें, ज्वाइन करें, है ना। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो क्या है, कैरियर एकेडमी कुंडा। जब उस पे आप सर्च करेंगे तो आपको उसका लोगो ऐसे दिखेगा और आप जाकर उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, और आपको जिस भी सब्जेक्ट की कोई भी नोट चाहिए हो तो वो आपको वहां पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।